सॉवलैंड 2 की आज की इस वाली एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर जुआन को दिखाया जाता है जो युहाओ को कहते हैं कि युहाओ बैटलफील्ड काफी ज्यादा ही खतरनाक होती है। बैटलफील्ड की सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकता है, इसलिए तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। तो युहाओ भी एल्डर जुआन की उस बातें को मान जाता है, जबकि एल्डर जुआन दोबारा से कहते हैं कि तांग उटंग में तुम्हें इन दोनों को ही इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये बेबे है जो कि तांग सेट की सेक लीडर है और सिगट पवेलियन के मेंबर भी। और हाँ, बेबे ही सेकंड जनरेशन सेरेक 7 मॉन्स्टर की लीडर है। और इसके बाजू में जो खड़ा है इसका नाम हो युहाओ है और ये अल्टीमेट मार्शल सोल को पोजेस करता है और इसके पास ट्विन मार्शल सोल है। ये भी सिगट पवेलियन के एक मेंबर है। और भाई लोग, जब एल्डर जुआन ला युहाओ की बातें करते हैं तो तांग उटंग तुरंत ही आइसी कोल्ड हो जाती है, जबकि एल्डर जुआन ला बातें को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मेरे पीछे जो लड़की खड़ी है ये तांग उटंग है और तांग उटंग एक टीचर है जिसको एकेडमी ने अभी अभी हायर किया है और तांग उटंग सेरेक गार्डियंस की रिजर्व मेंबर भी है। तांग उटंग इस ऑपरेशन के लिए युहाओ को फॉलो करेगी और ये तांग उटंग के लिए एक टेस्ट भी होगा। युहाओ इस असेसमेंट में तांग उटंग को स्कोर करेगा। तांग उटंग, वैसे तो तुम दोनों के बीच में काफी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन मैं भी युहाओ को अच्छी तरीके से जानता हूँ। उसने हमारे एकेडमी के लिए कुछ ज्यादा ही कंट्रीब्यूशन करा है और तो युहाओ ही सिगट पवेलियन के यंगर मेंबर भी है। तुम दोनों को इसके बाद और भी बात करना चाहिए। तुम दोनों ही अभी काफी ज्यादा ही यंग हो और इसी के वजह से मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी ही सॉल्व हो ही जाएगा। एल्डर जुआन ला की इस बात को सुनकर तांग उटंग एक और बार युहाओ को गुस्से में देखती है और वो दूसरी तरफ मुड़ती है, जबकि युहाओ को इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं था। वो एल्डर जुआन ला को कहते हैं कि एल्डर जुआन ला, आप चिंता मत करें, मैं टीचर उटंग को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर तांग उटंग गुस्से में कहती है कि आखिर तुम्हारी प्रोटेक्शन किसे ही चाहिए। जिस पर युहाओ फेंटली स्माइल करता है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता क्योंकि युहाओ अब और ज्यादा तांग उटंग से लड़ाई करना नहीं चाहता था। फिर एल्डर जुआन ला कहते हैं कि तो ठीक है, अब तुम सभी लोग जा सकते हो। तांग उटंग, क्या तुम मिस्टिकल सोल बीस्ट और स्पिरिट के बारे में जानना नहीं चाहते हो? अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम भी युहाओ के साथ स्टार्डो फॉरेस्ट में जा सकती हो, लेकिन ये तो बुरी बात है कि तुमने ऑलरेडी 7th सोल रिंग को हासिल कर चुकी हो, नहीं तो तुम भी दूसरों की तरह स्पिरिट्स को ले सकती थी। जिस पर तांग उटंग भी रेस्पेक्टफुली मान जाती है, जबकि बेबे भी हंसते हुए कहता है कि हम भी इमीडिएटली यहाँ से जाने वाले हैं। जब हम स्पिरिट को ले लेंगे तो क्या युहाओ वहीं से स्टारलो एम्पायर में जा सकता है? तो एल्डर जुआन ला भी बेबे की बातों के ऊपर हाँ करता है और वो भी इस बात के ऊपर मान जाता है। और फिर बेबे कहता है कि एल्डर जुआन ला, आप चिंता मत करिए, मेरे पास तांग सेट की मेंबर्स हैं जो हमेशा युहाओ से कांटेक्ट बना के रखेंगे। तांग सेट ने साउंड प्रोड्यूसिंग सोल टूल्स को बनाया है जो 100 किलोमीटर दूर तक की इंसान को भी बात कर सकते हैं, इसीलिए युहाओ को यहाँ वहाँ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर एल्डर जुआन ला भी कहते हैं कि तुम्हें भी अपनी तरफ से जल्दी करना होगा, तुम्हें जितना हो सके उतना जल्दी तांग सेट सोल इंजीनियर लीजन को स्टैब्लिश करना होगा। लिंगर और डोडो भी जल्दी से वहाँ पे कुछ लोगों को भेज देंगे। मैं तुम्हें अभी 2 काम देता हूँ। पहला काम ये है कि तुम्हें सभी सोल मास्टर को सोल टूल चलाना सिखाना होगा, वो भी जितना हो सके उतना जल्दी। दूसरा काम ये है कि सोल मास्टर होने की एडवांटेजेस को भी जितना हो सके उतना ज्यादा यूज करना होगा, क्योंकि हम सोल मास्टर होने की वजह से सोल फोर्स को कमजोर कर नहीं सकते हैं। जिस पर बेबे भी एल्डर जुआन ला की उस बातें को मानता है। फिर एल्डर जुआन ला उन दोनों को ही कहते हैं कि तो ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। तांग उटंग अभी नहीं है, इसलिए तुम लोगों को ही उटंग को ध्यान रखना होगा। एल्डर जुआन ला के ये कहने के साथ ही युहाओ और बेबे आगे आगे आते हैं, जबकि तांग उटंग उन लोगों को ही पीछे फॉलो करते हुए पीछे पीछे चली आती है। और इसी के साथ बेबे तांग उटंग की तरफ देखते हुए कहता है कि टीचर उटंग, चलो मैं आपको कुछ दोस्तों को इंट्रोड्यूस करता हूँ। वैसे तो बेबे की इस बात की वजह से तांग उटंग की एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया था, लेकिन फिर भी बेबे ऐसा दिखावा करता है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। और ऐसे ही बेबे एक एक करके सभी को इंट्रोड्यूस करने लगता है। और जब बेबे जू सांची को इंट्रोड्यूस करता है तो तांग उटंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि तांग उटंग अब जू सांची को कच्चा ही खाने वाली है, क्योंकि जू सांची की एक्सप्रेशन युहाओ से भी काफी ज्यादा बुरा बन चुका था। लेकिन जब बेबे लड़कियों को इंट्रोड्यूस करता है तो तांग उटंग थोड़ा सा शांत हो जाती है। फिर बेबे युहाओ को कहता है कि युहाओ, क्या हमें पहले स्पिरिट पगोड़ा में जाना चाहिए या हम डायरेक्टली स्टार्डो फॉरेस्ट के अंदर चले जाएं? जिस पर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि तो चलो पहले हम सभी लोग स्पिरिट पगोड़ा में ही जाते
हैं। वैसे तो स्पिरिट पगोडा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन एम्परर स्वान बीजी हमेशा वहीं पे रहती है और हमारे लिए भी यही अच्छा होगा अगर वही हमारे लिए स्पिरिट को ढूंढती है। तो एम्परर स्वान को सबसे ज्यादा सेंसिबल और रेस्पॉन्सिबल सोल बीस्ट कहा जाता है और वो भी स्पिरिट पगोडा को ही सपोर्ट करती है। इसलिए चलो पहले उन्हीं से मिलते हैं। इतना कहने के साथ ही उन सभी लोग एकेडमी से बाहर आते हैं। और भाई लोग, जैसे कि आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि बीस्ट टाइड के खत्म होने के बाद सेरेक सिटी को पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया था और तर वो कंस्ट्रक्शन अभी भी पूरा नहीं हुआ था। इसलिए अभी बेबे कहता है कि जब सेरेक सिटी कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो तब सेरेक स्केल भी दूसरे एम्पायर्स के साथ कंपेयर कर सकेंगे और मेरे हिसाब से 3 या 4 सालों के अंदर नई सिटी कंप्लीट हो ही जाएगा। लिटिल ब्रदर, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम हेवेनली सोल एम्पायर के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो। वैसे तो उन लोगों के पास बड़ी सेट की सपोर्ट है, लेकिन फिर भी क्या वो लोग इतना ज्यादा कमजोर है? जिस पर यूहाओ भी हंसते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है कि हेवेनली सोल एम्पायर ज्यादा कमजोर है, बस बात तो इतना ही है कि सनमून एम्पायर कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। सिर्फ एक ही लेवल 9 की सोल टूल्स बैटलफील्ड में अपीयर हुई थी, लेकिन कोई भी लोग उस अटैक को ब्लॉक कर नहीं पाए। इवन टाइटल डोलो या ट्रांसेंडेंट डोलो भी डायरेक्टली कोलाइड करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। और अभी ये कहना मुश्किल है कि सनमून एम्पायर के पास अभी कितना सारे लेवल 9 की सोल टूल्स होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कम से कम भी 10 से तो ज्यादा ही सोल टूल्स होंगे। जब वो लोग स्टारलो एम्पायर के ऊपर अटैक कर रहे थे तो उन लोगों ने 3 लेवल 9 की सोल कैनन्स को दिखाया था। अगर हम लोग जियोग्राफिकल और टोपोग्राफिकल एडवांटेजेस की बात किया जाए तो हेवेनली सोल एम्पायर स्टारलो एम्पायर से काफी ज्यादा ही कमजोर है और अगर सनमून एम्पायर की लीजन ने अटैक कर दिया तो वो लोग हेवेनली सोल एम्पायर की डिफेंस को काफी आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिस पर बेबे भी हाँ करते हुए कहता है कि मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो, हम हमारी सोल इंजीनियर लीजन को जितना हो सके उतना जल्दी स्टैब्लिश करेंगे। और अभी तुम भी तो तांगसेट को तो जानते ही हो, हमारे पास टीचर जुआन जीवन है, इसीलिए हमारी मिड टायर और लो टायर टेक्नोलॉजी सनमून एम्पायर की कंपैरिजन में उतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, लेकिन हाई टायर की तुलना में हम अभी भी उनसे काफी ज्यादा ही पीछे हैं। जिस पर यूहाओ भी कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं भी फ्रंट लाइन में जाने के बाद इसके ऊपर ध्यान रखूंगा। टीचर जुआन जीवन काफी ज्यादा ही एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे जब मैंने उन्हें हाई लेवल सर्विलेंस सोल टूल्स दिया था, और सच तो ये है कि वो सिर्फ एक्साइटेड ही नहीं थे, उसकी आंखें खुशी से चमक भी रही थी। और भाई लोग ऐसे ही डिस्कस करते हुए वो लोग स्पिरिट पगोडा के पास पहुंच जाते हैं। वैसे तो स्पिरिट पगोडा अभी भी कंस्ट्रक्शन पीरियड में ही था, लेकिन फिर भी अभी फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो चुकी थी। और भाई लोग जैसे ही वो लोग बीजी से मिलते हैं तो वो लोग सारी कहानी बीजी को बता देती है और बीजी भी उन लोगों की बातों को समझ जाती है और इसके साथ बीजी भी यूहाओ को सपोर्ट करती है, क्योंकि अब बीजी की आंखों में वो यूहाओ सिर्फ एक इंसान ही नहीं था बल्कि वो एक कनेक्टिंग डॉट था जो सोल बीस्ट और इंसानों को कनेक्ट करता था। यूहाओ के रिसर्च के बिना स्पिरिट पगोडा कभी भी नहीं आ सकता था, और जबकि अब यूहाओ के पास डेस्टिनी की पावर है तो वो ऐसी इंसान बन चुका था जिसे कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना था। इसीलिए बीजी तुरंत ही यूहाओ के बातों को मान गई थी। वैसे तो वहाँ पे अभी 3 लोगों को स्पिरिट चाहिए था। वैसे अगर बात किया जाए तो स्पिरिट पगोडा एस्टेब्लिश होने के बाद से ही लिमिटेड नंबर्स में ही फ्यूजन करा जा सकता था, क्योंकि वैसे तो स्टार्डो फॉरेस्ट काफी ज्यादा ही बड़ा है, लेकिन काफी सारे सोल बीस्ट काफी लंबे टाइम तक जीते हैं, इसलिए वहाँ पे ऐसा काफी कम सोल बीस्ट है जो खुद को मार के दूसरे की स्पिरिट रिंग बनना चाहते हो। और अगर ऐसा ही चलता गया तो दोबारा से सोल मास्टर सोल रिंग को लेने के लिए जबरदस्ती सोल बीस्ट को मारना शुरू कर सकते थे। इसलिए उन सोल मास्टर की डिमांड को पूरा किया गया तो सोल बीस्ट मरना लगभग नामुमकिन था। और सेम टाइम में ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट सोल बीस्ट को रिप्रेजेंट करता था, और ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट भी स्पिरिट फ्यूजन को काफी सारे सोल बीस्ट के हैबिटेट में प्रमोट कर रहा था, लेकिन काफी कम सोल बीस्ट की हैबिटेट ही इसे ट्राई करना चाहते थे। और ये तो सच ही था कि स्पिरिट पगोडा कभी भी सोल मास्टर की डिमांड को फुलफिल कर नहीं पाएंगे। सिर्फ स्पिरिट पगोडा सोल बीस्ट को मारना कम ही कर सकते हैं, और ये चीज पहले से तो काफी ज्यादा ही अच्छा हो चुका था। और सच तो यही था कि सोल बीस्ट हंट होने से या मारे जाने से बिल्कुल भी नहीं घबराते थे, क्योंकि सभी सोल मास्टर्स फॉरेस्ट में जाने के बाद जिंदा लौट कर भी तो नहीं आ सकते थे, क्योंकि सोल बीस्ट के पास भी फ्रीडम था कि वो लोग इंसान को मार सकते हैं। अगर सोल बीस्ट के पास इंसानों की तुलना में काफी ज्यादा ही
ही पावर है तो सोल बीस्ट भी इंसानों को मार सकते हैं, और जब तक एक साथ काफी सारे सोल बीस्ट मारे नहीं जाते हैं तब तक इकोलॉजिकल बैलेंस कायम रह सकता था, और ये उतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं था। बीजी जल्दी से वहाँ पे बेबी और बाकी सभी लोगों के मार्शल सोल के बारे में जानकर चली जाती है। वो पर्सनली सुइटेबल सोल बीस्ट को ढूंढने के लिए स्टार्डो फॉरेस्ट से काफी ज्यादा ही दूर चली गई थी, ये सोचते हुए कि यह उनके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह और बाकी लोग कुछ टाइम के लिए वहीं पे रुकते हैं, और उसी दरमियान में काफी सारे लोग युहाओ के पास आते हैं जिनको युहाओ ने पर्सनली ट्रेन किया था। कुछ लोग वहाँ पे युहाओ को टीचर बुला रहे थे, जबकि कुछ लोग युहाओ को पगोड़ा मास्टर बुला रहे थे, और इसकी वजह से युहाओ के पास भी टाइटल आ गया था स्पिरिट पगोड़ा की ऑनरेबल स्पिरिट पगोड़ा मास्टर। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो इस तरफ तांगुटंग शुरुआत से लेकर अंत तक कोड लुक के साथ खड़ी थी, लेकिन उसने इतना टाइम तक एक भी शब्द नहीं कही थी, जबकि इस तरफ यह काफी सारे सोल मास्टर से स्पिरिट से रिगार्डिंग बात करता है। और अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा स्पिरिट मास्टर सेरेक एकेडमी से स्पिरिट पगोड़ा में ज्वाइन करे थे, और कुछ लोग बाहर से भी आ गए थे। यह ऐसे ही 2 घंटे उन सोल मास्टर के साथ बिताता है, लेकिन 2 घंटे होने के बावजूद भी वहाँ पे बिजी नहीं लौटी थी। शायद वो पक्का से ही स्टार्डो फॉरेस्ट से काफी ज्यादा ही दूर चली गई होगी, शायद वो स्टार्डो फॉरेस्ट से काफी ज्यादा ही दूर चली गई होगी सोल बीस्ट को ढूंढने के लिए। जबकि इस तरफ बेबे युहाओ को कहता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर क्या तुम थक गए हो, स्पिरिट पगोड़ा काफी ज्यादा ही डेवलप कर रहा है, अगर सनमून एम्पायर ने अटैक नहीं करा होता तो स्पिरिट पगोड़ा की काफी सारे ब्रांचेस कंप्लीट हो चुकी होती। बुरी बात तो ये है कि अब स्टारलो एम्पायर और हेवनली सोल एम्पायर के लिए स्पिरिट पगोड़ा के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, जिस पर युहाओ भी एक स्माइल के साथ कहता है कि मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि स्पिरिट पगोड़ा की वजह से इंसान सोल बीस्ट को जितना हो सके उतना कम मारेंगे, इसलिए हमें सनमून एम्पायर की इरादा को पूरा होने नहीं दे सकते हैं, नहीं तो हमारे सारी फोर्ट वेस्ट चले जाएगा। युहाओ की इन स्पिरिट्स की बातें के बारे में जानकर सडनली तांगुटंग युहाओ को पूछती है कि आखिर ये स्पिरिट एग्जैक्टली क्या है, जिस पर युहाओ भी जवाब देते हुए कहती है कि अगर मैं आसान शब्द में कहूँ तो स्पिरिट एक तरीके की सोल बीस्ट है जो इंसानों से फ्यूज होने के लिए एग्री करते हैं, और इस दरमियान में उनके पास उनकी कॉन्शियसनेस भी रहती है। इन सोल बीस्ट के पास स्पिरिट बनने के बाद सर्टेन एबिलिटीज आ जाती हैं। उन सोल बीस्ट जो अपने लाइफ के एंड में होते हैं वो लोग इस तरीके से अपने लाइफ को एक्सपेंड कर सकते हैं। उससे भी बढ़कर ये एक ऐसी तरीका है जो सोल बीस्ट को गॉड बनने की चांसेस देती है। गॉड का सुनकर तांगुटंग कहती है कि गॉड आखिर ये कैसे पॉसिबल है, जिस पर युहाओ भी एक स्माइल के साथ कहता है कि अगर कोई सोल मास्टर अल्टीमेट डोलो लेवल को ब्रेक थ्रू कर गया तो यहाँ पे चांसेस है कि वो लोग इमोर्टैलिटी को हासिल कर सकते हैं, और वो लोग 100 लेवल पर पहुंचने के बाद गॉड बन सकते हैं। जिस पर तांगुटंग कहती है कि गॉड बनने के लिए तो तुम्हें गॉडली सीड चाहिए होगा, ये उतना आसानी भी नहीं है जितना तुम सोचते हो। तांगुटंग की इस बात को सुनकर युहाओ सरप्राइज लुक के साथ कहता है कि क्या तुम्हें भी गॉडली सीड के बारे में पता है। युहाओ की इस बात को सुनकर तांगुटंग अपने आप को कुछ ज्यादा ही प्राउड फील करती है, क्योंकि ये तो उसे भी पता था कि आखिर वो किसकी बेटी है, इसलिए वो प्राउडली कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे इस बारे में अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि मैं और भाई लोग तांगुटंग इससे आगे कुछ भी कह पाती उससे पहले ही ट्राइडेंट की सिंबल उसकी फॉरहेड में ग्लो करने लगता है, और इसके आगे कुछ भी बोल नहीं पाती। तांगुटंग सब कॉन्शियसनेसली अपने आप को बोलने से रोकती है, जबकि इसी टाइम में बीजी भी सोल बीस्ट को ढूंढकर वहाँ पे आ जाती है, और वो एक स्माइल के साथ युहाओ और बाकी सबको कहती है कि प्लीज तुम सभी लोग मुझे फॉलो करो, हम स्पिरिट ट्रांसमिटिंग हॉल के अंदर जाने वाले हैं, और यही स्पिरिट ट्रांसमिटिंग हॉल में ही स्पिरिट मास्टर सोल बीस्ट को अपना स्पिरिट्स बनाते हैं। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो इसी जगह में कैलामिटी नेक्रोमैंसर इलेक्ट्रोलॉक्स ने दिया हुआ मैजिकल फॉर्मेशन भी सेटअप किया गया था, क्योंकि इसकी वजह से सक्सेस रेट भी काफी ज्यादा ही बढ़ जाती थी। और ऐसे ही सभी लोग ट्रांसमिटिंग हॉल में चले जाते हैं, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा था। वहाँ के वॉल्स में सिंपल गोल्डन डेमोनिक पैटर्न्स थी, जिसके अंदर लाइट एलिमेंट भरा पड़ा था। और अगर बात किया जाए तो युहाओ कभी भी लाइट एलिमेंट को भूल नहीं सकता था, क्योंकि कैलामिटी नेक्रोमैंसर की ट्रू पावर लाइट एलिमेंट ही हुआ करता था। और इसी के साथ लाइट की पावर सबसे ज़्यादा बेबे और तांगुटंग के आसपास ही आने लगते हैं, और इसी के साथ बेबे के पीछे ह्यूज ड्रैगन की प्रोजेक्शन दिखाई देती है। वैसे
अगर बात किया जाए तो बेबे की मार्शल सोल कम्प्लीटली रेडियंट होली ड्रैगन में कन्वर्ट नहीं हुआ था और बेबे की कैलकुलेशन के हिसाब से वो सोल सेज बनने के बाद उसके मार्शल सोल रेडियंट होली ड्रैगन बनने वाला था। इसीलिए बेबे ने बीजी को ड्रैगन ब्लड वाले सोल बीस्ट ढूंढने के लिए कहा था और इस तरफ तांग उटंग के पीछे भी गोल्डन एनर्जी से कवर था। और भाई लोग इस टाइम में बेबे और तांग उटंग दोनों ही काफी ज्यादा ही रिलैक्स लग रहे थे। फिर बेबे यूहाओ को कहता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर, तुमने बनाया हुआ मैजिकल फॉर्मेशन काफी ज्यादा ही मिस्टीरियस और मिराकलस है। इसके अंदर तो काफी ज्यादा ही लाइट एलिमेंट है। अगर मैं इसके अंदर कल्टीवेट करता हूँ तो मैं बिना मेहनत के काफी ज्यादा ही प्रोग्रेस कर सकता हूँ। बेबे की इस बात को सुनकर तांग उटंग एक बार यूहाओ को देखती है क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि यूहाओ ने इस मैजिकल फॉर्मेशन को बनाया है। फिर यूहाओ बेबे को जवाब देते हुए कहता है कि एल्डर सीनियर ब्रदर, ये पॉसिबल नहीं है। ये मैजिकल फॉर्मेशन की इफेक्ट्स काफी ज्यादा ही इम्प्रेसिव है, लेकिन ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा ही रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है और इन्हीं रिसोर्सेज सन के साथ कंबाइन होकर ये फॉर्मेशन लाइट को स्टोर करता है, जो कि सिर्फ स्पिरिट फ्यूजन के टाइम में ही यूज करा जा सकता है। अभी तांगसेट के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है। एक बार रिसोर्सेज खत्म होने के बाद लाइट एलिमेंट भी खत्म हो ही जाएगा, इसीलिए अगर हमने इसे कल्टीवेशन में यूज करा तो ये स्पिरिट फ्यूजन के लिए मीनिंगलेस होगा। जिस पर बेबे भी हंसते हुए कहता है कि तो ठीक है लिटिल जूनियर ब्रदर, मैं तो सिर्फ कमेंट ही कर रहा था। जब तांगसेट के पास काफी सारे पैसा होंगे तो हम तांगसेट के अंदर भी एक इसी तरीके की मैजिकल फॉर्मेशन को बनाएंगे। और भाई लोग ऐसे ही बात करते हुए वो लोग आसपास देखते हैं जहाँ पे 3 सोल बीस्ट वहाँ की लाइट एलिमेंट को एंजॉय कर रहे थे और अभी उनकी लाइफ एनर्जी काफी ज्यादा ही वीक था, जो बेबी और बाकी लोग भी फील कर नहीं पाते हैं। वो तीनों सोल बीस्ट अलग अलग स्पेसीज के थे। बीच में जो सोल बीस्ट था वो व्हाइट सीड था जिसकी बॉडी बिल्कुल ही किसी घोड़े की जैसी दिखती थी, लेकिन उसका सिर ड्रैगन की तरह था। और इस स्टीड के लेफ्ट में ब्राइट गोल्डन टर्टल था। तीनों सोल बीस्ट में से ये टर्टल सबसे ज्यादा छोटा था, जबकि स्टीड की राइट साइड में काफी बड़ा पाइथन था जो कि पिंक कलर का था और उसके सिर में काफी बड़ा घाव भी था। फिर बीजी सभी लोगों को कहती है कि मैं तुम सभी लोगों को इन सोल बीस्ट के बारे में बता देती हूँ। बीच में जो सोल बीस्ट खड़ा है ये हेवनली ड्रैगन हॉर्स है और इसकी कल्टीवेशन पूरे 10,000 साल तक पहुंच चुका है। स्टार्डो फॉरेस्ट में भी हेवनली डेमन हॉर्स को काफी ज्यादा ही रेयर माना जाता है। वैसे तो ये लोग घोड़े के जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी ड्रैगन लिनेज काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो इस हेवनली डेमन हॉर्स की विंग्स अभी तक नहीं ग्रो करा है, लेकिन फिर भी ये 10,000 साल की सोल बीस्ट है और जब इसकी कल्टीवेशन 20,000 साल तक पहुंच जाएगा तो ये इसके लिए भी काफी ज्यादा ही बुरा होगा। बेबे, तुम्हारी मार्शल सोल में भी काफी स्ट्रॉन्ग रेडियंट होली ड्रैगन की ओरा है, इसीलिए ये फ्यूजन तुम दोनों को ही मदद कर सकते हैं। जब तक तुम में से एक रेडियंट होली ड्रैगन की इवोल्यूशन कंप्लीट कर लोगे तो इसकी वजह से तुम दोनों को ही काफी बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए अब तुम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। जिस पर बेबी भी खुश होते हुए बीजी को शुक्रिया अदा करता है और वो इस टाइम में काफी ज्यादा ही खुश भी दिखाई दे रहा था क्योंकि रेडियंट होली ड्रैगन जैसी स्पेसीज ऑलरेडी सीज हो चुका था। अभी तक बेबी ने जितना भी सोल रिंग को हासिल करा था वो सभी सेकेंड लिनेज ड्रैगन थी, जिसको हम सभी लोग अर्थ ड्रैगन के नाम से भी जाना जाते हैं। और अब जब उसने पहली बार हेवनली डेमन हॉर्स को देखा था तो उसे ऐसा लगा था कि हेवनली डेमन हॉर्स उसके लिए ही बना है। और जब उसने हेवनली डेमन हॉर्स को सेंस करा था तो तब उसे पता चला था कि ये सोल बीस्ट के अंदर प्योर रेडियंट होली ड्रैगन की ओरा है। और भाई लोग किसी के साथ बेबे हेवनली डेमन हॉर्स के तरफ जाने लगता है, जिसे देखते हुए भी हेवनली डेमन हॉर्स रिएक्ट नहीं करता, जबकि बेबे उसके करीब जाकर ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन मार्शल सोल को रिलीज करता है। ब्लू टाइरेंट ड्रैगन मार्शल सोल की सोल पावर काफी ज्यादा ही डोमिनेंट था। वैसे तो बेबे ने अपनी ओरा को वापस लेने की कोशिश करा था, लेकिन इसके बावजूद भी हेवनली ड्रैगन हॉर्स धीरे से ट्रेम्बल करने लगा था, जबकि इस तरफ बेबी की 5th और 6th सोल रिंग साइन करने लगी थी और उसकी बॉडी में से ब्लू ड्रैगन स्केल्स भी तुरंत ही गायब हो गए थे और उसकी स्केल्स की कलर गोल्डन कलर में चेंज हो गई थी। और इसके साथ बेबी की बॉडी से ड्रैगन रोर अनलीश होता है, जिसे सुनकर हेवनली ड्रैगन हॉर्स हैरान था और उसे बेबी की बॉडी से फैमिलियर सी ओरा भी फील हो रही थी और वो भी बेबी के अंदर रेडियंट होली ड्रैगन की ओरा को फील कर पा रहा था। फिर बेबी सॉफ्टली कहता है कि हेवनली ड्रैगन हॉर्स तुम कैसे
हो, चिंता मत करो, मेरा कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है। हम दोनों की ही बॉडी के अंदर रेडिएंट होली ड्रैगन की ओरा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वैसे तो हम इंसानों की लाइफ तुम सॉल बीस्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ही छोटी होती है, लेकिन मैं तुम्हें ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम अभी जैसे हो वैसा नहीं रहोगे। मुझे एक बारी तुम्हारी मदद करने की मौका दो ताकि मैं तुम्हारी यूथ और पावर को लौटा सकूं। बेबे की इस बात को सुनकर हेवनली डेमन हॉर्स अपने यूथ के टाइम को याद करता है जब वो काफी ज्यादा ही पावरफुल हुआ करता था। फिर वो अभी की उसकी लाइफ को देखकर वीकनेस को फील करता है क्योंकि उसकी लाइफ एनर्जी खत्म होने की वजह से वो अभी मरने ही वाला था। और जब वो बेबे की आंखों में सिंसियरिटी देखता है तो फाइनली वो भी बेबे की स्पिरिट बनने के लिए मान जाता है। और भाई लोग सेरेक एकेडमी के रिकॉर्ड में हेवनली ड्रैगन हॉर्स के बारे में भी बताया गया था, इसीलिए बेबे उस हेवनली डेमन हॉर्स को सहलाते हुए काफी सावधान होता है क्योंकि हेवनली डेमन हॉर्स की जेम को टच किया नहीं जा सकता था क्योंकि ये जेम उनकी बॉडी की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होती थी। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी पार्ट होने के बावजूद भी इस जगह में टच किया जाने से उसको काफी ज्यादा ही दर्द होता था। जबकि इस तरफ बेबे को इससे इंटरेक्ट करता देख बीजी काफी ज्यादा ही हैरान होती है क्योंकि उसे हेवनली डेमन हॉर्स की पर्सनालिटी के बारे में अच्छी तरीके से पता था। हेवनली डेमन हॉर्स को सबसे ज्यादा एरोगेंट सॉल बीस्ट भी कहा जा सकता है। वो लोग इंसान ही नहीं बल्कि दूसरे सॉल बीस्ट को भी करीब आने नहीं देते थे, वो लोग अपने ही दुनिया में अकेले रहते थे। और अगर बात किया जाए तो ये हेवनली डेमन हॉर्स को बीजी ने काफी टाइम पहले ही बचाई थी जब ये हेवनली डेमन फॉक्स काफी ज्यादा ही छोटा था, इसीलिए ये हेवनली डेमन हॉर्स की रिलेशन बीजी के साथ काफी ज्यादा ही अच्छा हो गई थी। नहीं तो ये हेवनली डेमन हॉर्स कभी भी बीजी के साथ यहाँ पे नहीं आते। इस टाइम में बीजी ने इस हेवनली सॉल बीस्ट को इसीलिए यहाँ पे लाया था क्योंकि बेबे के पास भी रेडियन होली ड्रैगन की ओरा थी, लेकिन उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये दोनों इतने अच्छी तरीके से कनेक्शन बना पाएंगे। बीजी तुरंत ही काफी खुश हो जाती है क्योंकि एक सॉल बीस्ट स्पिरिट बनने के लिए मान गया था। फिर बीजी जू सांची को कहती है कि जू सांची, ये जो सॉल बीस्ट हेवनली डेमन हॉर्स के लेफ्ट साइड में खड़ा है इसे गोल्डन टॉर्टोइज भी कहा जाता है और अभी ये काफी ज्यादा ही स्ट्रेंज सिचुएशन में है। वैसे अगर मैं सच बताऊं तो गोल्डन टॉर्टोइज को सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक जीने के लिए जाना जाता है और इसी के साथ गोल्डन टॉर्टोइज को ऑस्पिशियस सॉल बीस्ट भी कहा जाता है क्योंकि जब तक कोई सॉल बीस्ट इनके आसपास कल्टीवेट करते हैं वो लोग किसी भी कैलामिटीज से बच सकते हैं, इसलिए पूरे फॉरेस्ट के अंदर इनकी एनिमीज काफी ज्यादा ही कम होते हैं। सभी सॉल बीस्ट इनके दोस्त बनना ही पसंद करते हैं, इसीलिए इन्हें 10,000 साल तक जीने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अभी हमारे पास जो गोल्डन टॉर्टोइज है इसकी सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। इसकी अभी की कल्टीवेशन सिर्फ 3,000 साल का ही हुआ है, इसीलिए अभी इसे यंग होना चाहिए था, लेकिन कुछ अननोन रीजंस की वजह से इसकी लाइफ एनर्जी घटते ही जा रहा है और अगर ऐसे ही चलती गया तो ये 3 से भी कम सालों के अंदर मारा जाएगा। मैंने भी इसकी मदद करने की कोशिश करी थी लेकिन फिर भी मैं इसकी मदद कर नहीं पाई, मैं सिर्फ इसके कुछ टाइम के लिए ही लाइफ एनर्जी को बढ़ा पाई। तुम भी इस गोल्डन टॉर्टोइज से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हो, ये सॉल बीस्ट एक्जुलरी एबिलिटी को पोजेस करता है, अगर तुम इससे फ्यूज कर पाए तो तुम भी अपने ज्वान्यू शील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। शायद इससे फ्यूज होने के बाद तुम्हारी ज्वान्यू शील्ड गोल्डन ज्वान्यू शील्ड में भी इवॉल्व हो सकता है। वैसे अगर बात किया जाए तो जू सांची ऑलरेडी थूक निकलने लगा था। वैसे तो अगर बात किया जाए तो गोल्डन टॉर्टोइज 3 आई गोल्डन लायन की जैसे डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी ये सॉल बीस्ट बैड लक से बचा सकता था और ये लोग टॉर्टोइज के एम्परर जैसे भी लगते थे। वैसे भी अगर बात किया जाए तो ज्वान्यू एक टॉर्टोइज और स्नेक मिलकर बना है। अगर एक्यूरेटली कहूँ तो ज्वान्यू एक पानी के अवतार है जो टर्टल की बॉडी को पोजेस करता है। गोल्डन टॉर्टोइज की स्ट्रेंथ को हासिल करने के बाद जू सांची की मार्शल सोल भी गॉड बीस्ट ज्वान्यू बन सकता था। अगर पास्ट की बात किया जाए तो जू सांची की फैमिली में एक लेजेंड हुआ करता था जिसने कहा था कि अगर कोई गोल्डन टॉर्टोइज के साथ फ्यूज करता है तो वो अपने मार्शल सोल को ट्रांसफर कर सकता है और वो फ्यूचर में ज्वान्यू टर्टल नहीं बल्कि गॉड बीस्ट ज्वान्यू शील्ड बन सकता है। बात तो सिर्फ इतना ही है कि गोल्डन टॉर्टोइज कुछ ज्यादा ही रेयर होते हैं और अगर उन लोगों को ढूंढा भी गया तो भी उन्हें एम्परर बीस्ट 3 आई गोल्डन लायन की तरह स्ट्रॉन्ग सोल बीस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर अभी के टाइम की बात किया जाए तो जू सांची ने कभी भी नहीं सोचा था कि बीजी उसके लिए गोल्डन टॉर्टोइज को लाएगा। फिर जू सांची अपने हाथों को रब करते हुए गोल्डन टॉर्टोइज के तरफ जाता है और इस टाइम में उसकी चेहरे में काफी ज्यादा ही खुशी थी। वैसे तो इस गोल्डन टॉर्टोइज ने अपने सिर को सेल के अंदर छुपा के रखा था और उसकी सेल भी डार्क गोल्ड कलर की थी। जू सांची उसके करीब आने के बाद भी गोल्डन टॉर्टोइज रिएक्ट नहीं करता, वो सिर्फ वहीं पे रहता है जहाँ पे वो बैठा था, जिसे देखकर जू सांची कंफ्यूज लुक के साथ कहता है कि ब्रदर क्या तुम अपने सिर को बाहर निकाल सकते हो, चलो हम दोनों यहाँ पे बात करते हैं, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं अपनी बेस्ट करूंगा तुम्हारी इच्छा को फुलफिल
करने में। तो चलो ये कैसा रहेगा, अगर तुम मेरे पहला स्पिरिट बनते हो तो मैं दूसरी स्पिरिट काफी सुंदर टॉर्टोइज को ही चुनूंगा, जिसकी वजह से वो भी तुम्हारी लवर बन सकती है। वैसे तो अभी मेरी स्पिरिचुअल पावर उतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, लेकिन यूहाओ की मदद से ऐसा करना मेरे लिए ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है। वैसे भी टॉर्टोइज के पास इमेंस स्पिरिचुअल पावर नहीं होती है, इसीलिए अपने पास एक पार्टनर होना काफी ज्यादा ही अच्छा होता है। जू सनसी की इस बात को सुनकर जियांग नानान जो ज्यादा दूर खड़ी नहीं थी वो कहती है कि जू सनसी की इस बात को सुनकर जियांग नानान जो ज्यादा दूर खड़ी नहीं थी वो गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सब लोग तुम्हारी जैसे ही ठरकी होते हैं। जिस पर जू सनसी भी जवाब देते हुए कहता है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कैसा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता हूँ। इतना कहने के बाद वो जियांग नानान को एक फ्लाइंग किस देता है, जबकि इस तरफ नानान उसे ही घूरते हुए देखने लगती है, जिसे देखकर जू सनसी कहती है कि क्या तुम्हें मेरा ये फ्लाइंग किस इतना ज्यादा पसंद आया, तो ठीक है मैं बाद में तुम्हें एक काफी अच्छा किस करूंगा। जिस पर नानान जू सनसी को पीछे देखने के लिए कहती है, क्योंकि उस टॉर्टोइज ने ऑलरेडी अपने सेल से सिर को बाहर निकाल लिया था। इस टर्टल की सिर ऑर्डिनरी टर्टल से काफी ज्यादा ही अलग था। इसकी सिर टर्टल की तरह ओवल नहीं बल्कि ट्रायंगुलर शेप का था और इसके पूरे सिर डार्क गोल्ड कलर का ही था। उस टर्टल को बाहर आता देख जू सनसी हैरानी में कहता है कि ब्रदर तुम बाहर आ ही गए। जिस पर वो टर्टल धीमे से आवाज में कहता है कि क्या तुम अपने बातों के ऊपर कायम रखने वाले इंसान हो। जिस पर जू सनसी पागलों की तरह हैरान होकर कहता है कि क्या तुम हमारे लैंग्वेज बोल सकते हो। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो इस टर्टल की हालत ज्यादा अच्छा भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये टर्टोइज अपने सिर को प्राउडली ऊपर उठाते हुए कहता है कि गोल्डन टर्टोइज सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट होते हैं। जिस पर जू सनसी साई करते हुए कहता है कि वैसे तो हाँ मैं ये मानता हूँ कि गोल्डन टर्टोइज काफी ज्यादा ही स्मार्ट होते हैं, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ हो तो एक टर्टोइज ही ना। जू सनसी की इस बात को सुनकर ये टर्टोइज काफी गुस्से में कहता है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। जिसे सुनकर जू सनसी जल्दी से उस टर्टोइज के करीब जाकर उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बस क्यूरियस था कि मुझे तुम्हारी तरह हैंडसम, एलिगेंट, टैलेंटेड और महान गोल्डन टर्टोइज देखने को मिलेगा जिसको अभी तक पार्टनर भी ना मिला हो, और ऐसा काफी महान टर्टोइज मेरा दोस्त भी बनने वाला हो। जू सनसी की इस तारीफ को सुनकर गोल्डन टर्टोइज काफी ज्यादा ही फ्रेंडलियर दिखाई देता है और फिर वो खुश होते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला था कि मेरे पास अभी तक कोई भी पार्टनर नहीं है। जिस पर जू सनसी मुंह दबाकर हंसते हुए कहता है कि नहीं तो तुम आखिरकार क्यों, जब मैंने तुम्हें प्रीटी टर्टोइज ढूंढने की बात करा था तो तभी बाहर निकल कर आते। जिस पर गोल्डन टर्टोइज जवाब देते हुए कहता है कि मैंने अभी तक पार्टनर को इसलिए ढूंढ नहीं पाया हूँ क्योंकि मेरी ऑरा काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है। कोई भी सुंदर टर्टोइज मेरे करीब आने तक का भी हिम्मत नहीं करते हैं। अगर तुम मुझे स्पिरिट बनाना चाहते हो तो तुम्हें भी अप्रूव करना ही होगा। तुम फ्यूचर में सेकेंड स्पिरिट को टर्टोइज ही लोगे। जिसे सुनकर जू सनसी कहता है कि ब्रदर क्या तुम कुछ मुझसे छिपा रहे हो, क्या मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। जिस पर गोल्डन टर्टोइज एक बारी बीजी को देखता है जो ज्यादा दूर खड़ी नहीं थी। फिर वो कहता है कि हम दोनों फ्यूज होने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि सभी एम्परर स्वान्स और बाकी के सोल बीस्ट इस जगह से दूर चले जाइए। मैं हमारी फ्यूजिंग की प्रोसेस में कोई भी सोल बीस्ट को देखना नहीं चाहता हूँ। इस गोल्डन टर्टोइज की इस बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं, क्योंकि अगर लॉजिकली कहा जाए तो सभी सोल बीस्ट दूसरे सोल बीस्ट के सामने ही स्पिरिट फ्यूजन प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते थे और बाकी सब सोल बीस्ट एम्परर स्वान को ही अपने आसपास रखना चाहते थे, क्योंकि एम्परर स्वान हीलिंग करने में काफी अच्छे होते हैं। इसीलिए इन एम्परर स्वान की वजह से स्पिरिट फ्यूजन होने की चांसेस काफी ज्यादा ही हाई हो सकता था। लेकिन ये गोल्डन टर्टोइज ऐसा करना नहीं चाहता था, जो कि काफी ज्यादा ही वेयर्ड था। लेकिन फिर भी जू सनसी इसके बातों के ऊपर एग्री कर जाता है और वो यूहाओ के तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर यूहाओ भी नोट करता है, क्योंकि यूहाओ इस बात के ऊपर ज्यादा परेशान नहीं था कि कहीं गोल्डन टर्टोइज उसके लिए मुसीबत भी खड़ा कर सकता है, क्योंकि इस गोल्डन टर्टोइज की अभी की कल्टीवेशन को देखते हुए वहाँ पे रहा हुआ सभी लोग उसे आसानी के साथ में मार सकते थे। वैसे भी जू सनसी इस गोल्डन टर्टोइज को चूज नहीं करने वाला था। अगर ये गोल्डन टर्टोइज नहीं होता और गोल्डन टर्टोइज उसकी मार्शल सोल को इवॉल्व नहीं करता तो जू सनसी इसे कभी भी चूज करने वाला नहीं था। और भाई लोग बीजी ने भी गोल्डन टर्टोइज की इन बातें को सुनी थी, लेकिन उसने इस बातों के ऊपर कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि इस गोल्डन टर्टोइज के अभी की सिचुएशन
देखकर ये गोल्डन टॉर्टोइज उतना ज्यादा खास भी नहीं था और ना ही ये स्टारो फॉरेस्ट के लिए ज्यादा यूजफुल भी था, इसीलिए बीजी को गोल्डन टॉर्टोइज की ज्यादा चिंता भी नहीं थी। और भाई लोग इसी के साथ बीजी जियांग नानान को कहती है कि हेवनली डेमन हॉर्स के राइट साइड में रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन है। इसका कल्टीवेशन पूरा 30,000 सालों तक पहुंच चुका है। इसकी लाइफ अभी एंड में नहीं आया है। बस बात तो सिर्फ इतना ही है कि इसकी इंजरीज काफी ज्यादा ही सीरियस है। मैं सिर्फ इसकी लाइफ को कुछ टाइम के लिए ही बचा सकता हूँ और इसी पाइथन की स्पेसिस क्लोज कम्बैट करने के लिए काफी अच्छा होता है। और अगर मैं सच बताऊं तो इस पाइथन को सेरेक सिटी की ट्रांसेंडेंट दोलों ने हर्ट करा था। अगर ये पाइथन तुम्हारी स्पीड बनती है तो ये तुम्हारी सारी एबिलिटीज को इनहेंस कर देगा। ये तुम्हारी फाइटिंग स्ट्रेंथ भी बन सकती है। ऐसी पाइथन काफी ज्यादा ही स्पिरिचुअल होती है। इनकी दिमाग इंसानों के कंपेयर करने के लिए लायक है। पिछली बार जब एक सोल मास्टर ने इसी की तरह पाइथन से फ्यूज करा था तो उसके पास टेलीपैथी करने की एबिलिटी आई थी। इसलिए तुम्हारे लिए ये पाइथन काफी ज्यादा ही सुटेबल रहेगा। जिस पर जियांग नानान भी उसे शुक्रिया अदा करती है। और ऐसे ही बीजी की इंट्रोडक्शन से उन सभी लोगों को अपने अपने सुटेबल पार्टनर मिल चुका था। इसलिए बीजी दोबारा से कहती है कि जबकि गोल्डन टॉर्टोइज मुझे उसकी फ्यूजन के दरमियान देखना नहीं चाहता है तो गोल्डन टॉर्टोइज को सबसे लास्ट में फ्यूज किया जाएगा। पहले हम इन दोनों को फ्यूज करते हैं। जियांग नानान तुम भी पाइथन से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हो। जिस पर जियांग नानान भी मान जाती है और वो पाइथन की तरफ जाने लगती है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो अभी ये पाइथन काफी ज्यादा ही इंजर्ड था, लेकिन फिर भी जब वो पाइथन नानान को अपने तरफ आते हुए देखता है तो वो अपने जहर से भरा हुआ दांतों से अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होता है। जिसे देखकर जू सांची नानान को बचाने के लिए तुरंत ही तैयार होता है, क्योंकि अगर इस पाइथन ने नानान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करा तो जू सांची तुरंत ही उसे मारने वाला था। जू सांची के लिए सबसे ज्यादा जियांग नानान की सेफ्टी ही मायने रखता था। लेकिन इस तरफ नानान अपने हाथों को एक्सटेंड करने लगती है और वो कहती है कि तुम कैसे हो, मेरा यहाँ पे आने का कोई भी बुरा इरादा नहीं है, तुम्हें नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर वो पाइथन नानान को कोल्ड लुक के साथ देखने लगता है और इस चीज को देखकर नानान भी सेंस कर पा रही थी। फिर नानान कहती है कि मुझे माफ करना कि इंसानों ने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है। अगर पॉसिबल रहा तो मैं तुम्हें अपनी स्पिरिट बनाकर मदद करना चाहती हूँ। जब से स्पिरिट पगोड़ा बना है मुझे भी ये पता चला है कि एक दूसरे को मारने से सिर्फ नफरत ही पैदा होती है। इसीलिए मैं जियांग नानान आज ये वादा करती हूँ कि मैं कभी भी सोल रिंग लेने के लिए सोल बीस्ट को नहीं मारूंगी। अगर मैंने फ्यूचर में अपनी वादा को तोड़ा तो मैं वहीं पे मारी जाऊं। जियांग नानान की इस बात को सुनने के बाद सिर्फ पाइथन ही नहीं बल्कि वहाँ पे बीजी के साथ साथ हेवनली ड्रैगन हॉर्स गोल्डन टॉर्टोइज भी काफी ज्यादा ही हैरान हो गए थे, क्योंकि इंसान और सोल बीस्ट बीच की नफरत शुरुआत से ही एग्जिस्ट करता था। दोनों ही लोग एक दूसरे को मारना चाहते थे। इसीलिए स्पिरिट पगोड़ा बनने के बाद भी सोल बीस्ट हंट होना बंद नहीं हुआ था। जियांग नानान के पास अभी 6 सोल रिंग है। अगर उसे टाइटल डोलो बनना है तो उसे अभी भी 3 सोल रिंग चाहिए होंगे। वैसे अगर मैं सच बताऊं तो ये 30,000 साल की पाइथन जियांग नानान को सिर्फ 2 ही सोल रिंग दे पाएगा। इसलिए अगर वो सोल बीस्ट हंट करने के लिए छोड़ देती है तो जियांग नानान को रिस्क लेकर दूसरे स्पिरिट के साथ फ्यूज होना था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर को देखकर दूसरी स्पिरिट लेना उसके लिए लगभग नामुमकिन था, क्योंकि जियांग नानान बे जू सांची और युहाओ की तुलना में भी काफी ज्यादा ही कमजोर था। और भाई लोग किसी के साथ जू सांची और बेबे भी एक दूसरे को ही देखते हैं। फिर बेबे भी कहता है कि हाँ बिल्कुल नानान ने सही कही है, बस वही नहीं बल्कि मैं भी ऐसा ही करूंगा। फ्यूचर में मैं भी सोल बीस्ट को कभी भी नहीं मारूंगा सोल रिंग लेने के लिए। अगर मैं भी इस वादा को तोड़ता हूँ तो मैं भी यहीं पे मारा जाऊंगा। जबकि जू सांची कहता है कि एक अच्छा हस्बैंड हमेशा अपने वाइफ को ही फॉलो करता है। नानान की डिसीजन मेरा भी डिसीजन है। मैं भी यहाँ पे वादा करता हूँ कि मैं भी किसी भी सोल बीस्ट को सोल रिंग के लिए नहीं मारूंगा। अगर मैंने अपनी वादा को तोड़ा तो नानान और मैं हमेशा दूर हो जाए और इसी के साथ नानान मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। जू सांची की इस बात को सुनकर बेबे भी समझ जाता है कि जू सांची ने उसके लिए मौत से भी ज्यादा बुरा पनिशमेंट को चूज करा है। और इस तरफ इनकी इस बात को सुनकर यूहाओ भी कंफर्ट स्माइल को फ्लैश करता है, क्योंकि उसने भी ऐसा ही होने की उम्मीद करा था। फिर यूहाओ भी वादा करते हुए कहता है कि वैसे तो मैंने ऑलरेडी डीटीएन से वादा कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं सोल बीस्ट को सोल रिंग के लिए मारता हूँ तो मुझे भी यहीं पे मरना पड़े। और हाँ मैं जरूर सोल बीस्ट और इंसानों के बीच की दोस्ती को बरकरार रखूंगा। जिस पर बीजी भी बड़बड़ाते हुए कहती है कि वैसे तो अभी तुम कुछ ही लोगों ने वादा किया है, लेकिन फिर भी ये तो सिर्फ पहला कदम ही तो है। इसीलिए मैं भी स्टार्डो फॉरेस्ट की तरफ से ये डिक्लेयर करती हूँ कि तुम सभी लोग स्टार्डो फॉरेस्ट की रिस्पेक्टफुल गेस्ट हो। जब तुम सभी लोगों को स्पिरिट चाहिए होंगी तो हम जरूर तुम सभी लोगों को मदद करेंगे और तुम सभी लोगों को स्पिरिट्स भी दिलाएंगे। जिसे सुनकर बेबी
वे कहता है कि एल्डर बीजी, वैसे तो मैं इसके ऊपर पूरी तरीके से गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तांगसेट की सभी मेंबर्स को स्पिरिट लेने में ही प्रायोरिटी दूंगा। जिसे सुनकर बीजी भी खुश होते हुए ट्रेम्बल करने लगती है और वो शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि तो चलो अब हम लोग फ्यूजिंग प्रोसेस को शुरू करते हैं। फिर बीजी तीनों सॉल बिस्ट के तरफ जाते हुए कहती है कि तुम तीनों ने ही इनकी बातों को सुन लिया ही होगा, मैं तुम तीनों के लिए ही काफी ज्यादा खुश हूँ जो तुम्हें इतना अच्छा इंसान मिला है। मुझे पता है कि तुम लोगों ने मेरा कहे बिना भी चॉइस बना लिया होंगे। और भाई लोग बीजी की ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।